तो हमारा टॉपिक चल रहा है क्रिया और विशेषण। क्रिया और विशेषण। कल हमने शुरुआत के क्रिया के बारे में, क्रिया की परिभाषा पढ़ी। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उस शब्द को क्रिया कहते हैं। हमने पढ़ा क्रिया के भेद। क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। वो हमने कल पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो देखो, प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 5। पहला भेद देखो, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं ना, उसमें पहला भेद है संयुक्त क्रिया। जैसे नाम से पता चला, संयुक्त, कई क्रियाओं के मेल से बनी हुई क्रिया संयुक्त क्रिया। वाक्य में जब दो या दो से अधिक विनार्थक क्रिया मिलकर के एक पूर्ण क्रिया का निर्माण करती है तो वहां संयुक्त क्रिया होती है। किसे कहते हैं संयुक्त क्रिया? कि वाक्य में जब दो या दो से अधिक विनार्थक, भिन्न अर्थ प्रकट करने वाली विनार्थक क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण क्रिया का निर्माण करती है तो वहां संयुक्त क्रिया होती है। तो वहां संयुक्त क्रिया होती है। यानी जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर के एक पूर्ण क्रिया का निर्माण करती है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में दो क्रिया या दो से अधिक क्रियाएं होती है। जैसे देखो, उदाहरण द्वारा हम स्पष्ट करते हैं। जैसे वह सुबह दौड़ लिया करता है। वह सुबह दौड़ लिया करता है। अब इस वाक्य में देखो, दौड़ना ये भी एक क्रिया है, लेना ये भी एक क्रिया है, करना। तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं, और वो भी क्या है? विनार्थक, भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करने वाले। अब दौड़ना इसका अलग अर्थ है, लेना इसका अलग अर्थ है, करना इसका अलग, तो विनार्थक है। क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण क्रिया का निर्माण। अब ये एक वाक्य में एक पूर्ण क्रिया, पूरा अर्थ स्पष्ट हो रहा है, तो एक पूर्ण क्रिया का निर्माण करती है तो वहां संयुक्त क्रिया होती है। अब संयुक्त क्रिया में देखो, एक क्रिया मुख्य क्रिया होती है और बाकी है वो सहायक क्रिया होती है। वह सुबह दौड़ लिया करता है, यहां दौड़ना मुख्य कार्य। मुख्य कार्य क्या है? दौड़ना। तो ये मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया यानी संयुक्त क्रिया में एक मुख्य क्रिया होती है
और बाकी है वो क्या होती है, गौण क्रिया। या वैसे देखें तो मुख्य क्रिया के कार्य में, मुख्य क्रिया में है नवीनता और विशिष्टता पैदा करने वाली होती है, इस कारण उनको रंजक क्रिया भी कहते हैं। रंजक क्रिया जो मुख्य क्रिया में नवीनता या विशिष्टता पैदा कर देती है वो रंजक क्रिया कहलाती है। तो ये है संयुक्त क्रिया। वह सुबह दौड़ लिया करता है। देखो, परोपकारी गरीबों को दान दिया करता है। परोपकारी गरीबों को दान दिया करता है। इस वाक्य में परोपकारी पर प्लस उपकार, दूसरों की भलाई करने वाले शब्दगण पुरुष, गरीबों को यानी जो असहाय है, गरीब है, दान दिया करते हैं। तो यहां पर कई क्रियाएं मिली है, जैसे दान, दिया करता है। दान तो यहां पर क्या है, कर्म। परोपकारी गरीबों को दान दिया करता है, तो यहां देना भी क्रिया है, करना भी क्रिया है। तो जिस वाक्य में दो, यहां पर दो क्रिया है या दो से अधिक बिनार्थक क्रियाएं मिलकर के एक पूर्ण क्रिया का निर्माण करती है, तो वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। अब परोपकारी गरीबों को दान दिया करता है, या मुख्य क्रिया कौन सी है, देना, दान देना मुख्य क्रिया है। और मुख्य क्रिया के कार्य में नवीनता विशिष्टता पैदा करने वाली क्रिया रंजक क्रिया, तो करता है ये रंजक क्रिया, तो ये संयुक्त क्रिया। अब देखो प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद। तो प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य न करके अपनी प्रेरणा द्वारा या प्रेरित करके दूसरों से कार्य करवाता है, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके अपनी प्रेरणा द्वारा दूसरों से कार्य करवाता है, वहां कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यानी कर्ता स्वयं खुद काम नहीं करता है, प्रेरित करके या प्रेरणा द्वारा दूसरों से कार्य करवाता है, वहां पर कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। अब तालाब बनाने का जो कार्य वो किसने किया, तालाब बनाने का कार्य तो मजदूरों ने, कारीगरों ने किया, लेकिन सरपंच द्वारा प्रेरित, प्रेरणा लेकर के सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। तो सरपंच ने प्रेरणा देकर के मजदूरों से या कारीगरों से ये काम करवाया है। तो जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके अपनी प्रेरणा द्वारा या प्रेरित करके दूसरों से कार्य करवाता है, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे अध्यापक ने छात्रों से पाठ लिखवाया।
अध्यापक ने छात्रों से पाठ लिखवाया। अब यहां पाठ लिखने का कार्य कौन कर रहे हैं? छात्र। अध्यापक कर्ता स्वयं काम नहीं कर रहा है, अपनी प्रेरणा द्वारा या छात्रों को प्रेरित करके पाठ लिखवाता है। तो जहां पर कर्ता स्वयं कार्य न करके अपनी प्रेरणा द्वारा दूसरों से कार्य करवाता है तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। 3 नंबर है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया यानी पूर्व काल में जो क्रिया संपन्न हो गई है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। यानी जब कर्ता एक क्रिया पूरी करके दूसरी क्रिया शुरू कर देता है तो पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। देखो, पूर्वकालिक क्रिया जब कर्ता एक क्रिया यानी एक काम पूरा करके दूसरा कार्य दूसरी क्रिया शुरू कर देता है तो पहले जो क्रिया संपन्न हो गई है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पहचान के लिए हम देख सकते हैं पूर्वकालिक क्रिया में कर या करके जुड़ा होता है। पूर्वकालिक क्रिया के साथ या तो होगा कर या करके जुड़ा होता है। जैसे देखो, बच्चा दूध पीकर खेलने लगा। बच्चा दूध पीकर खेलने लगा। अब यहां पर ये कर्ता है, किसी काम को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। कर्ता ने पहले एक काम पूरा किया है। बच्चा दूध पीकर पहले दूध पीने का काम पूरा कर दिया, उसके बाद दूसरा कार्य शुरू कर दिया, खेलने लगा। तो पहले वाली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया। ये है पूर्वकालिक क्रिया। अब मैंने बताया ना कि पूर्वकालिक क्रिया में कर या करके जुड़ा होता है, पीकर। तो जिस वाक्य में या जब कर्ता एक कार्य पूरा करके दूसरा कार्य शुरू कर देता है तो पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया का एक दूसरा रूप और जो तत्कालिक क्रिया। तत्कालिक क्रिया। तत्कालिक क्रिया कब करेंगे हम? जब कर्ता एक क्रिया पूरी करके तुरंत या तत्काल दूसरी क्रिया शुरू कर देता है तो वहां पर तत्कालिक क्रिया होती है। और तत्कालिक क्रिया है वो ते ही से जुड़ी होती है। जैसे अगर हम इस वाक्य को इस प्रकार लिख देते ना, बच्चा दूध पीते ही खेलने लगा। बच्चा दूध पीते ही खेलने लगा। या सोहन
पाठ पढ़ते ही सो गया। तो पूर्वकालिक क्रिया में तो बीच में थोड़ा समय लगता है। जैसे बच्चा दूध पीकर खेलने लगा, बच्चे ने पहले दूध पीने का काम किया है, उसके बाद खेलना शुरू कर दिया है, तो बीच में कुछ समय लिया है। और इसमें क्या है, तत्काल, जैसे बच्चा दूध पीते ही खेलने लगा या सोहन पाठ पढ़ते ही सो गया, यानी तुरंत दूसरा काम शुरू कर देना, तो वहां पर तत्कालिक क्रिया। तो ये पूर्वकालिक क्रिया, जिसमें कर्ता एक कार्य पूरा करके उसके बाद दूसरा कार्य शुरू कर देता है, तो पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब देखो आज्ञार्थक क्रिया। आज्ञार्थक क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया वह क्रिया जिसका प्रयोग आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना के लिए प्रयोग में लिया जाता है, वह आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। देखो आज्ञार्थक क्रिया यानी वह क्रिया जिसका प्रयोग आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है, वह आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। यानी आज्ञार्थक क्रिया वह जिसका प्रयोग आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है, वह आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे सभी छात्र अपनी कक्षा में बैठो। सभी छात्र अपनी अपनी कक्षा में बैठो, इस वाक्य में आज्ञा दिए, तो जहां पर आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना आदि के लिए जिस क्रिया का प्रयोग किया जाता है, वह क्रिया क्या कहलाती है? आज्ञार्थक क्रिया। जैसे ये कह दिया, सभी देशवासी राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करें। सभी देशवासी राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करें, या सभी देशवासियों को राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करना चाहिए। तो जिस वाक्य में अनुमति, आज्ञा या प्रार्थना का बोध हो, जैसे ये कह दिया अब मैं जाऊं, तो जहां पर इस प्रकार आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा हो, वहां पर कौन सी क्रिया होगी? आज्ञार्थक क्रिया। और 6 नंबर है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, नाम जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, इन शब्दों से बनी क्रियाएं नाम धातु क्रिया कहलाती है। नाम धातु क्रिया का निर्माण किससे होता है? संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों से बनी क्रिया
नाम धातु क्रिया कहलाती है। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? वह क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों से बनी होती है उसे नाम धातु क्रिया कहती है। यानी किसी नाम से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे सीता बहुत शर्माती है, तो ये शर्माना ये एक नाम धातु क्रिया है। शर्म एक शब्द है और शर्म से क्या बन गई? शर्माना। जैसे गरम, गरम से क्या बन गया? गरमाना। जैसे अपना, अपनाना। जैसे सूखा, सूखाना। लज्जा, लज्जाना। झूठ, जुटलाना। हाथ, हथियाना। यानी इस प्रकार शब्दों से बनी क्रिया, इसमें संज्ञा, शब्द, सर्वनाम, विशेषण, यानी संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों से बनी क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। तो ये थे प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया के भेद, जिसमें संयुक्त क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, आद्यार्थक क्रिया है और नाम धातु क्रिया। तो प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं जो हमने पढ़ लिए। अब देखो काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। पहला देखो वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया, जिस प्रकार वर्तमान काल है इसी प्रकार वर्तमान कालिक क्रिया। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में संपन्न होना पाया जाता है वहां वर्तमान कालिक क्रिया होती है। देखो क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में संपन्न होना पाया जाता है वहां वर्तमान कालिक क्रिया होती है। यानी क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में संपन्न होना पाया जाता है वहां वर्तमान कालिक क्रिया होती है। यानी वह क्रिया जिससे ये पता चले कि कार्य वर्तमान समय में संपन्न हो रहा है। जैसे मनीषा पुस्तक पढ़ रही है, यह कह दिया कि मोहन क्रिकेट खेलता है। तो वाक्य में ये जो क्रिया है पढ़ रही है, खेलता है, इन क्रियाओं से ऐसा पता चल रहा है कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है। मनीषा पुस्तक पढ़ रही है, मोहन क्रिकेट खेलता है या खेल रहा है। तो जहां पर कार्य का वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो
तो क्रिया के उस रूप को क्या कहते हैं? वर्तमान कालिक क्रिया। अब देखो भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया, भूतकाल यानी बीता हुआ समय। भूतकालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया की परिभाषा है, उसमें हमें सिर्फ इतना ही जोड़ना है। जैसे वर्तमान काल की क्रिया के क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में संपन्न होना पाया जाता है, वहां वर्तमान कालिक क्रिया होती है। और भूतकाल में हमें क्या लिखना है? बीते समय की क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा या जिससे कार्य का बीते समय में संपन्न होना पाया जाता है, वहां भूतकालिक क्रिया कहलाती है। क्रिया का वह रूप है जिसके द्वारा कार्य का बीते समय में होना पाया जाता है, वहां पर कौन सी क्रिया होती है? भूतकालिक क्रिया। यानी ऐसा लगे कि कार्य है वो बीते समय में हो गया। जैसे सुरेश जयपुर गया था, तो यहां पर गया था कार्य है वो बीते समय में यानी पहले हो चुका है। सुरेश जयपुर गया था, तो क्रिया का वह रूप है जिसके द्वारा कार्य का बीते समय में संपन्न होना पाया जाए, वहां पर भूतकालिक क्रिया होती है। अब क्रिया तीसरा भेद देखो, भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यकालिक क्रिया इस प्रकार वर्तमान कालिक क्रिया है, भूतकालिक क्रिया है। तो वर्तमान कालिक भविष्यकालिक क्रिया में क्या लिखना है? आगे आने वाले समय में, आगे आने वाला समय, यानी परिभाषा यही है कि क्रिया का वह रूप है जिससे कार्य का आगे आने वाले समय में होना पाया जाता है, वहां पर भविष्यकालिक क्रिया होती है। यानी भविष्यकालिक क्रिया में कार्य का आगे आने वाले समय में संपन्न होना पाया जाता है, वहां पर भविष्यकालिक क्रिया होती है। जैसे ये कह दिया कि राधा बाजार जाएगी। राधा बाजार जाएगी। अब आगे आने वाले समय में, यानी जाएगी का मतलब भविष्य काल, तो कार्य का जब आगे आने वाले समय में, जैसे कह दिया कि सुरेंद्र पुस्तक पढ़ेगा, वह क्रिकेट खेलेगा, तो कार्य का आगे आने वाले समय में या भविष्य में संपन्न होना पाया जाता है, वहां पर भविष्यकालिक क्रिया होती है। तो ये काल के आधार पर क्रिया के भेद, वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया।